नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने विलयन, उसके प्रकार और सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। विलेयता की बात करें तो विलेयता को आप सरल शब्दों में कह सकते हो घुलनशीलता। कोई भी पदार्थ कितना घुल सकता है, उस घुलने की क्षमता को उसकी विलेयता कहते हैं। डिजोल्व कितना हो सकता है, घुल कितना सकता है, उसको विलेयता बोलते हैं। अगर हम इसको परिभाषित करें तो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे आपने एक लिया बीकर, ठीक है, बीकर ले लिया, इसके अंदर आपने विलायक के रूप में भर दिया आपने जल, जैसे ही भर दिया 1 लीटर H2O, जो कि विलायक का कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कमरे के तापमान पर लिया, तापमान को भी क्या रख लिया आपने, तापमान को कांस्टेंट रख दिया, स्थिर रख दिया, नियत तापमान पर रख दिया। इसमें आप किसी विलय को बोलते हो, किसको बोलते हो, विलय को बोलते हो, और मैक्सिमम बोलते हो, अधिकतम बोलते हो, जितना बोल सकते हो उतना बोलते हो। और उसको मैक्सिमम बोलने के पश्चात आप जो विलयन प्राप्त करते हो, वो विलयन प्राप्त करते हो संतृप्त, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त करते हो, संतृप्त विलयन प्राप्त करते हो। ये संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु जो मैक्सिमम विलय घुला हुआ है, इस मैक्सिमम मात्रा को आप क्या पढ़ते हो, विलेयता पढ़ते हो। क्या बनेगी परिभाषा, निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, उस अधिकतम मात्रा को क्या पढ़ते हैं, विलेयता पढ़ते हैं। ये होती है विलेयता की परिभाषा। निश्चित तापमान पर, अगर हम लिखे भी तो इसको ऐसे पढ़ सकते हो, निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में घुली विलय की या घुले विलय की अधिकतम मात्रा, घुले विलय की अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, संतृप्त विलयन प्राप्त हो, उसे विलेयता कहते हैं। उस अधिकतम मात्रा को, या उसको सीधे ही पढ़ सकते हैं, उसको आप क्या पढ़ते हो, विलेयता पढ़ते हो। कोई परिभाषा इतनी डिटेल आप सरल शब्द में समझ सकते हो। निश्चित तापमान, विलायक की निश्चित मात्रा, विलय को अधिकतम घोलना, कैसा विलयन प्राप्त करना, संतृप्त विलयन, जो अधिकतम विलय घुलता है उस विलय को क्या पढ़ते हैं, विलेयता। ये जो विलेयता है वो दो प्रकार की है। नंबर 1 है ठोसों की दरों में विलेयता, ठोसों की दरों में विलेयता। एक तो ठोस पदार्थ घुलेगा दरों में, और दूसरी विलेयता का प्रकार है वो है गैसों की दरों में विलेयता। गैसों की दरों में विलेयता। विलेयता दो प्रकार की है हमारे सिलेबस में, एक तो ठोस की दरों में और एक है गैस की दरों में। पहले बात करते हैं नंबर 1 पर, ठोसों की दरों में। ठोसों की दरों में विलेयता किसे कहते हैं, ठोसों की दरों में विलेयता। तो इसके लिए सेम कंडीशन यही है कि आपने एक लिया बीकर, ये ले लिया बीकर, ठीक है, इसमें आपने भर दिया विलायक। कोई भी दूसरा भी ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया यहाँ पर 1 लीटर H2O, जो विलायक के रूप में है, ठीक है। तापमान इसका स्थिर रख दिया, तापमान इसका क्या कर लिया, निश्चित कर दिया, निश्चित तापमान पर। यहाँ पर आप बोलते हो, इसमें विलय करते हो, ठोस विलय को बोलते हो। मान लिया ठोस विलय के रूप में आपने इसमें घोला नमक, अधिकतम घोलना है, मैक्सिमम घोलना है, और उस मैक्सिमम से कौन सा विलयन प्राप्त करना है, संतृप्त विलयन प्राप्त करना है।
अब इसमें ये मैक्सिमम विलय कितना गुला, इस मैक्सिमम विलय की मात्रा को कहते हैं ठोसों की दर में विलयता। परिभाषा क्या बनेगी, निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में गुले ठोस विलय की अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो उसे ठोसों की दर में विलयता कहते हैं। ये बन जाएगी परिभाषा। ठोसों की दर में विलयता किसे कहते हैं कि निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में गुली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो उसे ठोसों की दर में विलयता कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हो। निश्चित तापमान पर, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में गुले ठोस विलय, गुले ठोस विलय की अधिकतम मात्रा, की अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, संतृप्त विलयन प्राप्त हो उसे ठोसों की दर में विलयता कहते हैं, उसे ठोसों की दर में विलयता कहते हैं। ये तो बन गई ठोसों की दर में विलयता और विलयता की परिभाषा। अब ठोसों की दर में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले इफेक्ट, प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की दर में विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ठोसों की दर में विलयता को प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 पहला कारक है जो आपने यहां पर लिख दिया, विलय एवं विलायक की प्रकृति, विलय एवं विलायक की प्रकृति। विलय एवं विलायक की प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो यहां पर आप ये कह सकते हो सरल भाषा में, एक सिद्धांत है, सम्मान सम्मान को गोलता है, सम्मान सम्मान को गोलता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर दोनों की प्रकृति, दोनों की मींस विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलय और दूसरा विलायक, दोनों की प्रकृति एक जैसी है तब तो विलयता का मान प्राप्त होगा उच्च, और दोनों की प्रकृति एक जैसी नहीं है तो विलयता का मान प्राप्त होगा निम्न। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो एक तो यहाँ पर ले लिया आपने विलय और एक यहाँ पर आपने ले लिया विलायक, दोनों के लिए देखना है, एक विलय के लिए देखना है, एक किसके लिए देखना है, विलायक के लिए। फिर इनकी प्रकृति की बात करते हैं, विलय और विलायक में एक में आपने इनकी प्रकृति ले ली ध्रुवीय, एक यौगिक लिए वो दोनों यौगिक कैसा है, ध्रुवीय है, और एक में यौगिक ले लिया आपने अध्रुवीय, एक में ध्रुवीय और एक में अध्रुवीय। ध्रुवीय में आपने लिया जैसे विलय के रूप में HCl और विलायक के रूप में HOH। अध्रुवीय में आपने विलय के रूप में लिया CCl4 और विलायक के रूप में लिया आपने बेंजीन। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो HCl में दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है, तो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसका माइनस है, इस पर प्लस। जल में भी हाइड्रोजन पर तो होता है कम के कारण प्लस और हाइड्रोक्साइड पर होता है माइनस। ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है। ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 और इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण, इसका द्विध्रुव आघूर्ण देखोगे 0 और इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण देखोगे 0 है, इसका ये भी अध्रुवीय है, ये भी क्या है, अध्रुवीय। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस ध्रुवीय को ध्रुवीय में घोलोगे, अगर HCl को H2O में घोलोगे तब तो विलयता का मान प्राप्त होगा उच्च। अगर HCl को बेंजीन के अंदर घोलोगे तो विलयता का मान प्राप्त होगा, यहाँ पर विलयता होगी वो आपकी क्या होगी, उच्च।
और यहाँ पर विलेयता प्राप्त होगी वो आपकी क्या होगी, निम्न, या फिर आप ये कह सकते हो वो रहेगा अविलेय। ऐसे ही अगर CCl4 को बेंजीन के अंदर घोलोगे तब तो आपकी विलेयता प्राप्त होगी उच्च। अगर आप CCl4 को जल के अंदर घोलना चाहते हो तो आपकी विलेयता प्राप्त होगी क्या, निम्न। यह है समान समान को घोलता है। अगर दोनों की प्रकृति एक जैसी हुई तब तो विलेयता होगी उच्च, और दोनों की प्रकृति एक जैसी नहीं हुई तो विलेयता होगी निम्न। इसके अलावा दूसरा कारक एक और है जो मैं यहाँ नोट पॉइंट करके आपको बता देता हूँ। दूसरा कारक कौन सा है, वो है दो तरह की ऊष्मा। एक ऊष्मा तो होती है जालक ऊष्मा, जालक ऊष्मा, और एक होती है विलायक ऊष्मा। विलायक ऊष्मा, एक तो है जालक ऊष्मा, दूसरी है विलायक ऊष्मा। अगर विलायक ऊष्मा का मान जालक ऊष्मा से अधिक होता है, विलायक ऊष्मा का मान अधिक है, तब आपकी विलेयता होगी उच्च। तब विलेयता क्या होगी, उच्च होगी, अधिक होगी। और अगर विलायक ऊष्मा का मान निम्न है तो विलेयता भी क्या होगी, निम्न। मीन्स जालक ऊष्मा अधिक हो गई तो वो क्रिस्टल उसके अंदर विलय नहीं होगा। कौन सी ऊष्मा का अधिक होना आवश्यक है, जालक ऊष्मा। अगर जालक ऊष्मा अधिक है, सॉरी विलायक ऊष्मा अधिक है जालक ऊष्मा से तो विलेयता होगी अधिक, और जालक ऊष्मा अधिक है तो विलेयता होगी निम्न। ये हो गई समान समान को बोलता है, तब तो उनकी देख लोगे प्रकृति ध्रुवीय अध्रुवीय। और इसके अलावा दूसरा कारण देखते हो तो दूसरा कारण सेकंड नंबर पर है जालक ऊष्मा और विलायक ऊष्मा, जिसको जल योजन ऊष्मा भी पढ़ सकते हो। अगर विलायक ऊष्मा का मान अधिक है जालक ऊष्मा का मान से, जालक ऊष्मा का मान कम है, विलायक ऊष्मा का मान अधिक है, तब तो विलेयता होगी उच्च। और जल योजन या विलायक ऊष्मा निम्न है तो विलेयता भी होगी निम्न। ये पहला कारण हो गया समान समान को बोलता है। दूसरा इसमें प्रभावित करने वाला कारक है नंबर 2 पर, जो हम इस यहां पर लिख देते हैं नंबर 2 पर, वो है तापमान। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तापमान। ताप के आधार पर दो तरह की अभिक्रिया होती है। ताप के आधार पर कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक तो होती है उष्मा सेपी, एक होती है उष्मा शोषी। तो आपने जैसे बात की पहले उष्मा सेपी की, उष्मा सेपी जिसमें आप ये कह सकते हो जहां एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो किसमें प्राप्त होता है, माइनस में प्राप्त होता है। इसका एक उदाहरण लिया आपने, आपने विलय के रूप में लिया कैल्शियम ऑक्साइड चूना, उसको जल के अंदर घोला, आपका बन गया विलय, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और साथ में आपने कह दिया क्या बाहर निकल गई, उष्मा बाहर निकल गई। इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो विलय के रूप में, ठीक है। ये आपने रिएक्शन लिखी, अभिक्रिया लिखी कि चूने को पानी के अंदर घोलोगे तो उष्मा का उत्सर्जन होगा, मींस ये उष्मा सेपी अभिक्रिया है, एंथैल्पी परिवर्तन का मान माइनस में। इस पर हमें किसका प्रभाव देखना है, ताप का प्रभाव देखना है। तो लास आतिल्य कहता है, जो आपने साम्य पर पढ़ा है 11th क्लास में, लास आतिल्य जी कहता है कि अगर यहाँ पर आप तापमान बढ़ाओगे, यहाँ पर तापमान में क्या करते हो, तापमान में आप वृद्धि करते हो, तापमान को बढ़ाते हो, तो इस अभिक्रिया का जो साम्य है, इस अभिक्रिया का जो साम्य है, हम ऐसे ही कहते हैं, इस अभिक्रिया का जो साम्य है, ये साम्य प्रतीप दिशा में विस्थापित होगा। साम्य वो कौन सी दिशा में विस्थापित होगा, प्रतीप दिशा में विस्थापित होगा, पीछे की ओर विस्थापित होगा। और साम्य अगर प्रतीप दिशा में विस्थापित होगा, मतलब देरी से विस्थापित होगा, तो आप सरल शब्दों में ये कह सकते हो कि उसकी विलेयता के मान में क्या होगी भाई, उसकी विलेयता के मान में कमी होगी। पहली बात है उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा सेपी का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन का मान माइनस में। ऐसा कोई भी विलय जिसको विलायक के अंदर घोलोगे और उष्मा का उत्सर्जन होता है, वहां लास आतिल्य जी कहते हैं कि तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता कम होगी। और कम क्यों होगी, क्योंकि उस अभिक्रिया का साम्य है वो पीछे की तरफ विस्थापित होगा, मतलब साम्य स्थापित होने में अधिक समय लगेगा।
दूसरी इसमें ताप के प्रभाव के लिए ही हम यहाँ पर देख लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी का मतलब हो गया जहाँ अभिक्रिया में अभिकारकों को क्रिया करने हेतु तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक प्राप्त होता है। एंथैल्पी परिवर्तन किसमें प्राप्त होता है? धनात्मक प्राप्त होता है। किस प्रकार से? जैसे आपने उदाहरण ले लिया नमक को जल के अंदर घोला, तो इसको जल के अंदर घोलोगे तो आपको क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा। तब आपका जाकर के क्या बनेगा? विलयन बनेगा। यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान किस पे है? प्लस में है। तो यहाँ आप अगर ला सातिल्य के नियम को लागू करते हो, ला सातिल्य, अगर यहाँ ला सातिल्य के नियम को लागू करते हैं तो ला सातिल्य कहता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में तापमान में अगर आप वृद्धि करोगे, तापमान में वृद्धि करोगे, क्योंकि अभिक्रिया में ताप की आवश्यकता होती है, इस कारण ताप में वृद्धि करने पर साम्य है वो अग्रिम दिशा में विस्थापित होगा, साम्य जल्दी स्थापित होगा। और साम्य जल्दी स्थापित होने के कारण आपकी विलेयता के मान में या ठोसों की दर में विलेयता के मान में क्या होगी भाई? वृद्धि। विलेयता के मान में क्या होगी? वृद्धि। ये दूसरा तापमान। एक तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, नंबर ए पर आपने कह दिया, और नंबर बी पर आपने कह दिया कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब बात कर लेते हैं तीसरा प्रभावित करने वाला कारक। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है प्रेशर, दाब। और यहाँ पर दो तरह के, क्योंकि ठोसों की दर में विलेयता के दो तरह के यौगिक है, दो तरह के अवयव, एक है ठोस और दूसरा है द्रव। ठोस और द्रव दोनों दाब द्वारा अप्रभावित होते हैं, इस कारण ठोसों की दर में विलेयता दाब द्वारा क्या रहेगी? अप्रभावित रहेगी। तो आप ये कह सकते हो ये दाब द्वारा अप्रभावित रहती है, ये दाब द्वारा अप्रभावित रहती है, क्योंकि ठोस और द्रव में संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। संपीड़न का गुण नहीं होता है, और संपीड़न का गुण नहीं होने के कारण ये विलेयता भी दाब द्वारा क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। ये होगी ठोसों की दर में विलेयता और उनको प्रभावित करने वाले कारक। एक बार दोबारा देखना, विलेयता किसे कहते हैं? तो आप ये कह सकते हो निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली विलेय की अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, इस अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। कितने प्रकार की है? दो, ठोसों की दर में और गैसों की दर में। हम पहले बात करते हैं ठोसों की दर में विलेयता। ठोसों की दर में विलेयता किसे कहेंगे? तो ये परिभाषा बन गई, निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, इस अधिकतम मात्रा को ठोसों की दर में विलेयता कहते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला कारक है विलेय एवं विलायक की प्रकृति, जिसमें यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जो सिद्धांत क्या कहता है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, मीन्स विलेय एवं विलायक दोनों की प्रकृति एक जैसी है, या तो ध्रुवीय या अध्रुवीय। जैसे HCl को जल के अंदर घोलोगे तो विलेयता उच्च होगी, या फिर CCl4 को बेंजीन में घोलोगे तो विलेयता उच्च होगी, क्योंकि दोनों की प्रकृति एक जैसी है। अगर दोनों की प्रकृति बदल जाती है तो विलेयता का मान भी निम्न हो जाता है। ये तो है समान समान को घोलने पर। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपसे कोई पूछ ले विलयन कब बनता है या विलेयता कब उच्च होती है कब निम्न होती है, तो उनके लिए दो ऊष्माएं महत्वपूर्ण है। अगर जालक ऊष्मा अधिक हुई तो विलेयता कम होगी, और अगर जल योजन ऊष्मा या विलायक योजन ऊष्मा अधिक हुई तो विलेयता अधिक होगी। विलेयता अधिक होने के लिए या किसी भी विलेय को विलायक में घोलने के लिए कौन सी ऊष्मा का अधिक होना आवश्यक है? विलायक योजन ऊष्मा या जल योजन ऊष्मा का मान अधिक होना आवश्यक है। फिर दूसरा कारक है तापमान। ताप के आधार पर अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक ऊष्माक्षेपी, दूसरी ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी की बात करें तो यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होगा। एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होगा, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ बाहर निकलती है। और लास अतिल्य जी कहते हैं कि अभिक्रिया के साम्य के बिना तो अभिक्रिया होनी संभव नहीं है। तो लास अतिल्य जी कहते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अगर तापमान बढ़ाओगे
तो तापमान बढ़ाने पर साम्य देरी से स्थापित होगा, मीन साम्य पीछे की ओर विस्थापित होगा, इस कारण विलेयता के मान में कमी होगी। और इसका उल्टा उष्माशोषी अभिक्रियाओं में तापमान की आवश्यकता होती है, लाशातिल्य जी कहते हैं तापमान पहले से जरूरत है और तापमान दोगे तो साम्य जल्दी से स्थापित हो जाएगा, आपकी विलेयता पूर्ण हो जाएगी, विलेयता उच्च हो जाएगी। लास्ट कारक है प्रेशर। ठोसों में दो तरह के यौगिक है द्रव में विलेयता में, ठोस और द्रव। ठोस और द्रव दोनों में प्रेशर दोगे तो इसके अभी कणों की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, मीन्स इसमें संपीड़न का गुण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संपीड़न का गुण। और संपीड़न का गुण नहीं होने के कारण ये विलेयता दाब द्वारा क्या रहती है? अप्रभावित रहती हुई। ये हुई नंबर 1 ठोसों की द्रव में विलेयता। अब देखते हैं हम गैसों की द्रव में विलेयता। हमने देखा विलेयता, पहला प्रकार देखा ठोसों की द्रव में विलेयता और उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसका दूसरा प्रकार देखते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता, गैस को द्रव विलायक में बोलते हैं, तब विलेयता किस प्रकार की होती है और इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता को आप ये कह सकते हो अवशोषण गुणांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अवशोषण गुणांक, गैसों की द्रव में विलेयता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अवशोषण गुणांक। गैसों की द्रव में विलेयता पढ़ो चाहे अवशोषण गुणांक पढ़ो, एक ही बात। किससे कहते हैं? तो इसके लिए आपने ये लिया, देखो ये है एक बीकर जैसे, ठीक है। इस बीकर में आपने लिया विलायक, जैसे ये विलायक के रूप में आपने लिया 1 लीटर H2O, और ये किसका कार्य करता है? विलायक। किसका कार्य करता है? विलायक। बीकर में आपने 1 लीटर विलायक ले लिया, इस विलायक के अंदर आप विलय के रूप में गैस को बोलते हो, गैस है और वो किसके रूप में है? विलय के रूप में। गैस को बोला गया है विलय के रूप में, कोई भी गैस। अब ये जो गैस घुली हुई है, इस गैस का STP सामान्य ताप एवं दाब या NTP नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर पर आपको प्राप्त करना है आयतन। क्या प्राप्त करना है? आयतन। जो आयतन प्राप्त होता है उस आयतन को पढ़ा जाता है गैसों की द्रव में विलेयता या अवशोषण गुणांक। परिभाषा क्या बनती है भाई? विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस का STP या NTP पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। ये बन जाएगी इसकी परिभाषा। विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस का STP या NTP पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक कहलाता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई परिभाषा है, 3-4 बार, महत्वपूर्ण परिभाषा है। अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं? अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं? तो गैसों की द्रव में विलेयता को कहते हैं। परिभाषा पूछेंगे तो परिभाषा क्या बनेगी कि विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस का STP या NTP पर निकाला गया आयतन क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। फिर हम देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, पहला प्रभावित करने वाला कारक है नंबर 1 गैस की प्रकृति। गैस को बोलोगे उस गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है कि जिन गैसों को द्रव विलायक में घोलने पर अपनी आणविक अवस्था बदलती है उनकी विलेयता होगी उच्च, और जो अपनी आणविक अवस्था को बदलती नहीं है उनकी विलेयता होगी निम्न। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, आपने ली अमोनिया और उसको जल के अंदर घोला तो ये अपने यौगिक का निर्माण कर लेगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगी।
ठीक है। आपने ली कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जल के अंदर घोला, ये अपना यौगिक बना लेगी, H2CO3 बना लेगी। आपने ली सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसको जल के अंदर घोला तो ये भी अपनी आणविक अवस्था बदल देगी, H2SO3 बना देगी। तो या तो बना लेती है वो यौगिक, या फिर आपने ली जैसे HCl, जल के अंदर घोला तो वो बना लेगी H3O+.Cl-, या प्लस में लिख दो बोलिए या डॉट में लिख दो, विलीन में दोनों अलग अलग हो गए। या आपने ले लिया HBr, जल के अंदर घोलोगे तो बन जाएगा H3O+.Br-। तो वह गैस है जिन्हें द्रव विलायक में घोलने पर अपनी आणविक अवस्था बदलती है। बदलने में दो कंडीशन है, या तो वो बना लेगी यौगिक या फिर वो वियोजित हो जाएगी आयनों। यहां से यहां तक तो ये देखो, इसमें घोला दिए यौगिक बना, ये भी यौगिक बना, ये यौगिक बना, यहाँ पर क्या बने, आयन बने। दो कंडीशन है, या तो वो बना लेती है अपने क्या यौगिक बना लेती है, या फिर वो किस में वियोजित हो जाती है, आयन में। तो उनकी विलेयता का मान, ऐसे यौगिक होंगे उनकी विलेयता का मान आपको अधिक प्राप्त होगा, इनकी विलेयता है वो क्या होगी, उच्च प्राप्त होगी। और जो इस प्रकार से अपनी आणविक अवस्था बदलते नहीं है उनकी विलेयता निम्न होगी। जैसे आपने ली नाइट्रोजन, उसको जल के अंदर घोला, जल के अंदर घुल जाएगी बट ये अपनी आणविक अवस्था को बदलेगी नहीं। आपने ली हीलियम, उसको जल के अंदर घोला, जल में विलय हो जाएगी बट ये अपनी आणविक अवस्था को बदलेगी नहीं। तो इस तरफ गैस का अणु सूत्र देखो, इस तरफ गैस का अणु सूत्र देखो, यहाँ पर गैस का अणु सूत्र देखो, यहाँ गैस का अणु सूत्र देखो, दोनों का अणु सूत्र एक जैसा है, एक समान प्रकार का, उसकी आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर अपनी आणविक अवस्था नहीं बदलती है, उन गैसों की विलेयता देखोगे तो उन गैसों की विलेयता का मान प्राप्त होगा आपको कम। जो अपनी आणविक अवस्था बदलेगी उनकी विलेयता का मान होगा उच्च, जो अपनी आणविक अवस्था नहीं बदलेगी उनकी विलेयता का मान होगा निम्न। अब यहाँ पर देखना चाहते हो तो अमोनिया का अणु सूत्र क्या है, NH3, इस तरफ कहीं पे भी NH3 दिखाई नहीं देगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पर CO2 नहीं है, यहाँ SO2, यहाँ SO2 नहीं है, यहाँ HCl, यहाँ HCl नहीं है, यहाँ HBr, यहाँ HBr नहीं है। तो जब जिसमें अणु सूत्र बदल जाता है उनकी विलेयता तो क्या होगी, उच्च, और जिनका अणु सूत्र नहीं बदलता उनकी विलेयता क्या होगी, कम। ये पहला कारक है गैस की प्रकृति। दूसरा इसको प्रभावित करने वाला कारक है नंबर 2 पर, वो प्रभावित करने वाला कारक है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है, तो सेम कंडीशन है जो वहां पर थी। कौन सी कंडीशन है, सम्मान सम्मान को बोलता है, सम्मान सम्मान को बोलता है। मतलब दोनों की प्रकृति एक जैसी है तब विलेयता होगी उच्च, और दोनों की प्रकृति एक जैसी नहीं है तो विलेयता होगी निम्न। जैसे हम इनको पढ़ लेते हैं, एक आपने लिया विलय और एक आपने लिया विलायक। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं ना। आपने एक यौगिक लिए जिनमें उनकी प्रकृति थी ध्रुवीय, और एक यौगिक लिए जिनमें उनकी प्रकृति है अध्रुवीय। विलय के रूप में आपको गैस लेनी है तो गैस के रूप में ले लिया आपने, देखो HCl, और विलय के रूप में एक और गैस लेनी है, उसके रूप में आपने ले ली N2। HCl को आप घोलते हो जल के अंदर, N2 को घोलते हो आप बेंजीन के अंदर, ठीक है। ये तो है, दोनों उनकी प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय। क्यों ध्रुवीय है, तो आप इसको कह सकते हो ये प्लस और ये माइनस, इसमें भी कह सकते हो ये प्लस और ये माइनस, इनका द्विध्रुव गुण कम है। अगर आप इसको इसके अंदर बोलोगे तो विलेयता आपकी है वो क्या प्राप्त होगी, उच्च। विलेयता है वो क्या प्राप्त होगी, उच्च प्राप्त होगी। इसको इसके अंदर बोलोगे तो भी आपकी विलेयता है वो क्या प्राप्त होगी, उच्च प्राप्त। परंतु चेंज कर लोगे, आप इसको इसके अंदर बोलोगे या इसको इसके अंदर बोलोगे, चाहे ऐसे बदलो चाहे ऐसे बदलो, तो विलेयता का मान है वो आपको क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा, निम्न प्राप्त होगा। ये हो गई विलायक की प्रकृति। फिर अवशोषण गुणांक को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है जो वहां पर पढ़ा था वैसा ही है, तापमान।
तापमान। यहाँ दो फैक्टर है महत्वपूर्ण है। एक तो सरल शब्द में आप ये कह सकते हो कि आपको बीकर में विलायक लेना है और उस विलायक में आपको क्या भरनी है, गैस भरनी है। गैस को घोलना मीन्स विलायक के अंदर किसको घोलना है, गैस को। ये गैस के कण, ठीक है, और ये आपका है वो क्या है, विलायक। अब इसको तापमान मतलब इसको आपने क्या दी, बर्नर के द्वारा आपने इसको उष्मा दी। क्या दी, उष्मा। तो आप जानते हो गैस में कौन सा गुणधर्म होता है, विसरण का। बीकर को गर्म करोगे तो उसमें से गैस है वो क्या चली जाएगी, गर्म करते ही गैस इसके पृष्ठ से क्या हो जाएगी, विमुक्त हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो जब भी आप तापमान बढ़ाओगे, तापमान में आप क्या करोगे, वृद्धि करोगे। तापमान में वृद्धि करने के कारण गैसों की दर में विलेयता के मान में सदैव आपको क्या प्राप्त होगी, कमी प्राप्त होगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि गैस विसरित हो जाती है। गैस क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है। दूसरा इसका कारण और भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ पहले ही, अभी हमने पढ़ा नहीं है। यहाँ पर आगे इसी में ही नियम आएगा, इससे आगे हेनरी का नियम। उसका कारण भी होता है कि जहाँ यहाँ पर तापमान बढ़ाओगे, तापमान में क्या करते हो, वृद्धि करते हो। तो तापमान में वृद्धि करने पर हेनरी स्थिरांक के मान में भी कमी होती है। हेनरी स्थिरांक के मान में भी वृद्धि होती है। और हेनरी स्थिरांक बढ़ने के कारण विलेयता के मान में कमी होती है। ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक बढ़ता है, हेनरी स्थिरांक बढ़ने के कारण विलेयता के मान में क्या होती है, कमी होती है। और सरल शब्दों में कहो तो हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। फिर विलेयता को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है प्रेशर, दाब, दाब का प्रभाव। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये हमने लिए दो बीकर, ये पहला बीकर और ये दूसरा बीकर, ठीक है। इसमें आपने लिया जल, विलायक के रूप में जल, और यहाँ पर भी विलायक के रूप में आपने ले लिया जल। जैसे मान लिया 1 लीटर H2O, यहाँ पर भी क्या है, 1 लीटर H2। इसके पृष्ठ पर गैस के मोलों की संख्या है 5, 1 2 3 4 और 5। इसके पृष्ठ पर भी गैस के मोलों की संख्या 5, 5 मोल यहाँ पर है, 5 मोल यहाँ पर है। इस पर जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ऊपर से जो दाब लग रहा है, उस दाब का मान है 2 ATM, 2 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। इस पर जो प्रेशर लग रहा है, इसके पृष्ठ पर जो प्रेशर लग रहा है, उसका मान लिया 10 ATM। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है, 10 ATM। इसके विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, ये माना आपने विलायक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर गैस के अणु कितने संपर्क में, तो गैस के अणु कितने संपर्क में, 1 और 1 2। इसके विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर गैस के अणु, जितने भी गैस के अणु सारे विलायक के संपर्क में, क्योंकि गैस में कौन सा गुणधर्म होता है, संपीड़न। गैस के अणु पास पास आ गए, ये कण है वो किसके कण है, गैस के। ये भी कण है वो किसके कण है, गैस के। यहाँ पर प्रेशर है वो निम्न है, यहाँ प्रेशर है उच्च है। विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ी, इस कारण विलेयता के मान में क्या होगी, वृद्धि। तो आप ये कह सकते हो दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, गैसों की दर में विलेयता बढ़ती है, पूरा लिख देते हैं। दाब बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में गैस के कणों की संख्या बढ़ती है, गैस के कणों की संख्या बढ़ती है। और जितने गैस के कणों की संख्या बढ़ेगी, विलेयता के मान में उतनी क्या होगी, वृद्धि होगी। एक बार वापस देखो, फिर हम इसको देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं गैसों की दरों में विलेयता। गैसों की दरों में विलेयता को किसके रूप में व्यक्त करते हैं, अवशोषण गुणांक के रूप में करते हैं। कई बार अवशोषण गुणांक का मान दे रखा होता है अलग अलग गैसों के लिए,
तो आप इसको इस प्रकार से भी सीधा जानकारी में रख लेना कि अवशोषण गुणांक समानुपाती होता है विलेयता के। जितना अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा उतनी विलेयता ज्यादा होगी, क्योंकि अवशोषण गुणांक का मतलब भी गैसों की दरों में विलेयता होता है। अवशोषण गुणांक को परिभाषित करो, इसकी परिभाषा पूछते हैं तो अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, ये परिभाषा हो जाएगी। ये डायग्राम बना हुआ वो परिभाषा के तौर पर आप ले सकते हो। 1 लीटर जल है, 1 लीटर विलायक है, उसमें गैस को घोलना है, कितनी भी गैस घुली हुई है उस गैस का आपको वापस आयतन प्राप्त करना है एसटीपी पर, सामान्य ताप और दाब पर प्राप्त करना है। जो भी आपको आयतन प्राप्त होगा उसे पढ़ेंगे गैसों की दरों में विलेयता। परिभाषा ये हो जाएगी, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली गैस का एसटीपी या एनटीपी पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। 4 प्रभावित कारक करते हैं गैस की प्रकृति। 2 कंडीशन है, अगर गैस अपनी आणविक अवस्था बदलती है, या तो यौगिक बनाएगी या आयन बनाएगी, तब विलेयता होगी उच्च। और अगली आणविक अवस्था नहीं बदलती है, न तो यौगिक बनाती है न आयनों में वियोजित होती है, तब उसकी विलेयता का मान क्या होगा, निम्न। दूसरा है विलायक की प्रकृति, जहां समान समान को बोलता है। गैस की और विलायक की दोनों की प्रकृति ध्रुवीय है, तब तो विलेयता उच्च होगी। दोनों की प्रकृति अध्रुवीय है तो भी विलेयता उच्च होगी। दोनों की प्रकृति ध्रुवीय अध्रुवीय हुई तो विलेयता निम्न होगी। ताप, जब भी ताप बढ़ाओगे तो ये हमने एक लिया, देखो बीकर, विलायक के संपर्क में गैस के अणु है, प्रेशर उष्मा दोगे बर्नर के द्वारा, तो ये विलायक के अणु, क्योंकि विसरण का गुण पाया जाता है गैस में, कौन सा गुणधर्म होता है, विसरण। और जब इसको गर्म करोगे तो ये गैस के कण है, इसके पृष्ठ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, मतलब विमुक्त हो जाएंगे, विसरित हो जाएंगे। इस कारण विलेयता के मान में क्या होगी, कमी। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता के मान में कमी होती है, क्योंकि गैस क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है। दूसरे शब्दों में जो हम आगे पढ़ेंगे हेनरी नियम में, तो तापमान बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है, इस कारण विलेयता के मान में कमी होती है। हेनरी स्थिरांक व्युत्क्रमानुपाती होता है विलेयता के। फिर प्रेशर, क्योंकि गैस में संपीड़न का गुणधर्म पाया जाता है। जब प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे पहले बीकर पर आपने प्रेशर दिया 2 एटीएम का, जबकि दूसरे बीकर पर प्रेशर दिया वो दाब है वो 10 एटीएम है, 5 गुना बढ़ा दिया, तो गैस के अणु विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, यहाँ पर विलायक के संपर्क में गैस के अणु कितने मोल है, केवल 2 मोल ही विलय होंगे, या 5 के 5 मोल विलय होंगे। तो दाब बढ़ाने पर गैसों की दर में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि विलायक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती है। ये हुई विलेयता और विलेयता के प्रकार और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। 2 प्रकार थे, ठोसों की दर में और गैसों की दर में उनको प्रभावित करने वाले कारक। ये तो हो गई विलेयता और विलेयता के प्रकार। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हेनरी नियम। अगर आपको ये हमारी जानकारी ठीक लगी, समझ में आया, तो हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।